There is an ancient Sanskrit proverb that says, "Education beautifies man, a hidden treasure of wealth, cause of fame, happiness, and fulfillment of all worldly desires, to become a master of all the masters." Certainly, the reflection of this can be seen in Dr. Satyavrat Shastri. Let us go on the journey of the life of this learned scholar and ardent perpetual student, one who is carrying forward the torch of Sanskrit, which is not only a language but a way of life. कि मेरे पिताजी अध्यापक थे। जालंधर में उन्होंने एमए किया डीएवी कॉलेज में, और अभी एमए का परिणाम भी नहीं आया था तो उनकी नियुक्ति डीएवी कॉलेज लाहौर में हो गई और वहीं मेरा जन्म हुआ। और फिर मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहाँ एक स्कूल में हुई। प्राइमरी क्लास तक यानी 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। इसके बाद पिताजी ने ये सोचा कि मुझे तो संस्कृत पढ़ानी है और वो मैं घर पर पढ़ा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने स्कूल से मुझे हटा लिया और स्वयं ही संस्कृत पढ़ाने लग गए। वो हर समय उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते मुझे संस्कृत ही सिखाते रहते थे। पाणिनि के सूत्रों का उन्होंने अध्यापन मुझे तभी से प्रारंभ कर दिया था। अब बाद में उनको ध्यान आया कि यदि बच्चा अकेली संस्कृत ही पढ़ेगा तो कदाचित वो आज के समाज में पूरी तरह से रच बस न सके। इसलिए उन्होंने फिर निर्णय किया कि मुझे स्कूल में भी प्रविष्ट कराना चाहिए। 9वीं कक्षा में इन्हें दोबारा विद्यालय भेजा गया। जिस कक्षा में सबसे प्रभावशाली बच्चे होते थे, सीधे उसी में शास्त्री जी को प्रवेश मिल गया। उसी समय शास्त्री जी ने अपनी अंग्रेजी भाषा पर व्यंग कसे जाने पर प्रण लिया कि अब वह अंग्रेजी में भी महारत हासिल करेंगे, और कुछ ही समय में उन्होंने वो कर दिखाया। पिताजी के प्रभाव के कारण, क्योंकि वो डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे तो, और ये संस्था डीएवी स्कूल थी, तो इसलिए उनके प्रभाव के कारण से मेरा ए वर्ग में प्रवेश हो गया। अब मैं एक नया छात्र था, वहाँ के ए वर्ग के अध्यापकों के लिए मैं एक नया चेहरा था, तो उन्होंने ये समझा कि कदाचित मैं किसी नीचे के वर्ग का रहा हूँगा और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए मुझे ए वर्ग में प्रवेश मिल गया। और उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया, फ्रॉम विच सेक्शन आर यू, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि अंग्रेजी माध्यम था उसमें पढ़ाई का, तो मैंने कहा आई एम नॉट फ्रॉम, मेरी अंग्रेजी समय आती नहीं थी, तो मैंने कहा कि आई नॉट सेक्शन एंड आई कम होम। कम फ्रॉम होम भी संभवतः नहीं कहा, और यही कहा कि आई कम फ्रॉम होम। उसको सुन करके सारी कक्षा हंस पड़ी। तब मैंने मन में एक संकल्प किया कि मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, और इस तरह से सीखूंगा कि जो अंग्रेज़ी के बड़े से बड़े विद्वान हैं वो भी दांतों तली उंगली जमाएं। अपने मैट्रिकुलेशन और इंग्लिश में बीए ऑनर्स में प्राथमिक स्थान प्राप्त कर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। 1947 में देश का विभाजन हुआ। उसी वर्ष मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी और परिणाम अभी आया नहीं था। अब हमें लाहौर में तो रहना नहीं था। लाहौर से हम लोग किसी तरह से बाहर निकल करके हम लोग अम्बाला कैंट में आए। वहाँ हमारे सगे संबंधी रहते थे, मेरे चाचा जी और मेरे ज्येष्ठ तात और उनका परिवार, ये सब वहीं थे। तो हम वहाँ आए और एक स्थान हमने वहाँ पे लिया रहने के लिए। और फिर संयोगवश जो पिताजी का लाहौर का कॉलेज था वो अम्बाला सिटी में फिर से प्रारंभ हुआ। अब रहते हम लोग अम्बाला कैंट में थे और पिताजी वहाँ से अम्बाला कैंट से अम्बाला सिटी में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मैंने अपना जो अध्ययन था वो अम्बाला कैंट में ही किया। वहाँ पर
तब एक नया कॉलेज प्रारंभ हुआ था, इसका नाम था गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज। इंटरमीडिएट और बीए की पढ़ाई जो मैंने उसी कॉलेज में, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में की। वहाँ बीए ऑनर्स में पंजाब विश्वविद्यालय में मैंने कीर्तिमान स्थापित किया, रिकॉर्ड मार्क्स मैंने दिए। और फिर इसके बाद मैंने एमए करने के लिए मैं जालंधर में चला गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की उस समय कोई स्थापना इस रूप में नहीं हुई थी कि उसका कोई विशेष अपना कैंपस होता। तो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस थी, वो अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग शहरों में लगती थी। तो संस्कृत की क्लासेस जो थी वो एमए की पोस्ट ग्रेजुएट की, वो डीएवी कॉलेज जालंधर में लगती थी। तो वहाँ से मैंने एमए किया। एमए में मुझे प्रथम स्थान मिला। फिर इसके बाद पीएचडी करने के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पर एक स्कॉलरशिप हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आवेदन आया करते थे, इंटरव्यू होता था। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मुझे वो स्कॉलरशिप मिला और मैंने वहाँ पर पीएचडी का कार्य किया। मेरा पीएचडी का विषय था द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द वक्त प्रक्रिया। एक अस्वाभाविक बचपन होने के कारण उन्होंने कभी कोई खेल नहीं खेले, उनके ना कभी कोई मित्र ही बने। पंडित जी अकेले ही लंबी सैर पर निकल जाते थे और हमेशा अपने विचारों में मग्न रहते थे। पढ़ाई ही जैसे इनका अब संपूर्ण जीवन था। इन्हें बीए, एमए और पीएचडी सभी में छात्रवृत्ति मिली। पंडित जी हमेशा छात्रवृत्ति से ही अपना खर्च चलाते थे। छात्रवृत्ति से मिले पैसों से ही साइकिल खरीद मीलों मील उसी से ही जाया करते थे। बनारस में श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने हेतु शास्त्री जी एक ही दिन में 3 जगह पढ़ने जाया करते थे। कठोर अध्ययन करते हुए उनका बचपन और किशोरावस्था बीते और उसका परिणाम हमारे प्रत्यक्ष है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वानों में शास्त्री जी सबसे अग्रणी हैं। पीएचडी मैं अभी कर ही रहा था, मैंने अभी थीसिस सबमिट ही नहीं किया था, तो मेरी नियुक्ति यहाँ दिल्ली में हंसराज कॉलेज में हो गई। और फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तब नया प्रारंभ ही हुआ था, तो वहाँ सीनियर लेक्चरर का पद विज्ञापित हुआ। मैंने आवेदन पत्र दिया, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने 1.5 साल के लगभग वहाँ काम किया। फिर इसके बाद एक यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर का पद पर विज्ञापित हुआ, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। 1963 में रीडर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। 1970 में, जबकि मैं 39 वर्ष का ही था, प्रोफेसर पद पर मेरी नियुक्ति हुई। और इतनी यंग एज में यूनिवर्सिटी में फुल प्रोफेसर होना, और वो भी एक व्यक्ति जो विभाग में काम कर रहा था उसको सुपरसीड करके होना, सुपरसेशन उन दोनों में आसान नहीं था। आज कदाचित फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन आज भी कठिन है, लेकिन उन दोनों में तो लगभग असंभव के कोटि में आता था। तो सिलेक्शन कमेटी ने केवल एक ही नाम रिकमेंड किया था, वो मेरा ही था। नंबर 2 पर भी किसी को नहीं रखा था। तो फिर मैंने इस पद पर काम किया। इसके बाद 2 बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन रहा आर्ट्स फैकल्टी का। फिर जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो वहाँ पर कुलपति के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। और इस बीच अनेक विदेशों के विश्वविद्यालयों में मैंने अभ्यागत आचार्य का काम किया। 1977 से लेकर के 1979 के बीच में थाईलैंड में था। वहाँ की राजकुमारी को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजकुमारी ने संस्कृत में एमए किया और संस्कृत के ही एक विषय पर डिसर्टेशन भी लिखा। तो इस तरह से फिर मेरा वहाँ संपर्क हो गया। फिर एक अन्य विश्वविद्यालय है वहाँ, उसने भी मुझसे संपर्क किया। मेरे जाने के बाद वहाँ के अध्यापक मेरे पास आए और वो कहने लगे कि देखिए हमारे यहाँ तो संस्कृत का अध्यापन नहीं होता है। मेरी नियुक्ति हुई थी वहाँ एक चुलालंकोन विश्वविद्यालय है, बहुत ही उच्च कोटि का विश्वविद्यालय, सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो वहाँ पर मुझे कार्य करना था, मैं कर रहा था। तो वहाँ जो एक दूसरा विश्वविद्यालय है उसका नाम है वो शिल्पाकर विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर थाई उच्चारण में शिल्पाकॉर्न विश्वविद्यालय।
तो शिल्पा कौर विश्वविद्यालय के अध्यापक मेरे पास आए और वो कहने लगे कि हमारे यहाँ संस्कृत का अध्यापन नहीं होता है, हमारे यहाँ केवल अभिलेख शास्त्र का, इंस्क्रिप्शंस का अध्यापन होता है, थाई इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, कंबोडियन इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत। हम चाहते हैं कि एक कोर्स जो है संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया पर प्रारंभ किया जाए, और हमें पता चला है कि आप यहाँ पर अभ्यागत आचार्य के रूप में आए हैं और आपकी सेवाओं का हम लाभ लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक मिशन लेकर के आया हूँ, संस्कृत का प्रचार और प्रसार। तो मैंने स्वीकृति दे दी, और संयोग की बात है कि एमए संस्कृत में मेरा विशेष विषय यही था, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस का ही, और वही पढ़ाने के लिए मुझे शिल्पा कौर यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा था। तो मैंने कहा कि तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये केवल मैंने एक संस्कृत के प्रचार की दृष्टि से ही अपने ऊपर काम लिया। दोनों विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक डिस्टेंस था, एक विश्वविद्यालय में पढ़ा कर दूसरे विश्वविद्यालय में जाना, क्लास लेना, और फिर जबकि वेतन मुझे एक ही विश्वविद्यालय से मिलना था, तो दो विश्वविद्यालय से तो मैं ले ही नहीं सकता था। तो केवल निस्वार्थ भाव से मैं इधर प्रवृत्त हुआ, और देखिए भगवत कृपा ऐसी हुई कि जिस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन नहीं था, उस विश्वविद्यालय में मेरे प्रयत्नों से आज एक विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई, सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का अपना एकमात्र इस प्रकार का केंद्र है। तो ये सारा प्रयास मेरा वहाँ रहा। फिर अनेक अन्य विश्वविद्यालयों में भी मैंने अभ्यागत आचार्य के रूप में काम किया। मैं एक वर्ष में बेल्जियम के एक विश्वविद्यालय में ल्यूवन में कार्यरत था, एक वर्ष में ट्यूबिंगन में जर्मनी में था, और एक सेमेस्टर में कनाडा के एल्बर्टा विश्वविद्यालय में था। तो इस प्रकार अनेक विश्वविद्यालयों में कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और विदेशों में रहते हुए मुझे अनेक विद्वानों से संपर्क करने का अवसर मिला, उनसे चर्चाएं भी मेरी हुई। तो वहाँ रहते रहते आसपास के अनेक देशों में भी मैं गया, तो मुझे यात्राओं के अवसर मिले। उन यात्राओं के संस्मरण मैंने एक पुस्तक के रूप में निबद्ध किए हैं, और उसका वो हिंदी में लिखा मैंने, लेकिन शीर्षक मैंने उसका श्रुति वाक्य अपनाया, चरण वही मधु मिलती, जो विचरण करता है उसे मधु मिल जाता है। मुझे मधु बहुत मिला, ज्ञान के रूप का मधु, और मैंने उसका बहुत भरपूर संचय किया, और उस संचय को मैंने पुस्तक रूप में परिणत कर दिया। फिर वहाँ थाईलैंड में जब था मैं, तब वहाँ की जो राम कथा है उससे मेरा परिचय हुआ। वहाँ के जो वर्तमान राजवंश के संस्थापक थे, वहाँ के जो राजा है वो अपने आप को राम कहते हैं, राम प्रथम, राम द्वितीय, राम वन, राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, इस तरह से। जो वर्तमान राजा है वो राम 10th है। तो वो वहाँ रामायण का बहुत प्रचार प्रसार है। तो जो चक्री राजवंश है वर्तमान में, तो उस राजवंश के जो प्रवर्तक थे राम प्रथम, और उनका जो मूल नाम था प्रबुद्ध योद्धा, उन्होंने थाई राम कथा का अपने भाषा में गान किया था। तो उसके कुछ अंश जो मुझे देखने को मिले, तो मेरी प्रवृत्ति हुई, मैंने कहा कि इस राम कथा का संस्कृत में भी गान होना चाहिए। तो उसको आधार लेकर के मैंने एक महाकाव्य की रचना की, उसका नाम है श्री रामकीर्ति महाकाव्यम। वहाँ पर रामायण को रामकीयन कहा जाता है, कीयन कीर्ति है, रामकीर्ति, द ग्लोरी ऑफ राम। तो दक्षिण पूर्व एशिया में सिवाय इंडोनेशिया के बाकी सब देशों में रामायण के अलग अलग नाम हैं। रामायण के रूप में वहाँ नहीं जानी जाती है। इंडोनेशिया में केवल रामायण ककविन, रामायण काव्य है, तो इस रूप में वहाँ उसकी पहचान है। अन्यत्र अलग अलग नाम है, थाईलैंड में है रामकीयन, कंबोडिया में है रामके, लाओस में है फ्रलम, म्यांमार में है रामबत्थु, राम थग्यन, मलेशिया में है हेकाय श्री राम, तो इस तरह से। और फिलीपींस में है महाराजा लावन। तो अलग अलग नाम है रामायण के। तो वहाँ की राम कथा पर मैंने इस महाकाव्य की रचना की। 25 सर्गों का 2 सहस्त्र पद्यों का ये महाकाव्य है।
इसका भारत की 7 भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और 3 विदेशी भाषाओं में, तो 10 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। सबसे पहला अनुवाद उसका कन्नड़ में हुआ और अनुवादक भी जो है बहुत उच्च कोटि के विद्वान। कन्नड़ के अनुवादक डॉक्टर एस रंगनाथ, जो कि आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत स्टडीज़ बेंगलोर के डायरेक्टर हैं। हिंदी में उसका अनुवाद डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्रा ने किया, जो कि डायरेक्टर हैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की। और असमिया में उसका अनुवाद हुआ डॉक्टर सुब्रता बरुआ ने, जो स्वयं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्री हैं, यानी और बहुत अच्छी लब्ध प्रतिष्ठ असमिया कवयित्री हैं। इसका तेलुगु में अनुवाद डॉक्टर धुरीपाल रामकृष्ण ने किया, जो कि विजयवाड़ा में मॉरिस स्टेला कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। और तमिल में इसका अनुवाद डॉक्टर राजलक्ष्मी श्रीनिवासन ने किया, जो कि चांसलर रही हैं पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ बेंगलुरु की। गुजराती में अनुवाद इसका डॉक्टर मधुसूदन व्यास ने किया, जो कि श्यामला जी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। और मलयालम में इसका अनुवाद डॉक्टर सी राजेंद्र ने किया, जो कि कालीकट संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हैं। तो अंग्रेज़ी का जो अनुवाद है वो यहाँ के एक विद्वान ने किया, भारत के ही, और वो भी राष्ट्रपति सम्मानित हैं। थाई में अनुवाद जो किया वो थाई लैंड के जो शिल्पाकौर विश्वविद्यालय है उसमें वाइस डीन है फैकल्टी ऑफ आर्कियोलॉजी के। इस तरह फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद हो। तो इस तरह से ये ग्रंथ जो है लोग बहुत प्रचारित हुआ। इसके 3 संस्करण निकल गए, एक सहस्र प्रतियों के। ये प्रमाण है इस बात का, जो लोग कहते हैं कि संस्कृत के पढ़ने वाले कहाँ मिलेंगे, आप तो संस्कृत के ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन जब 3 संस्करण एक कृति के निकल सकते हैं। इसी तरह की मेरी एक अन्य कृति भी है, और वो है सुभाषित सहस्री, 1,000 सुभाषितों का संकलन, जो कि मैंने स्वयं अपनी ओर से किया। प्राचीन काल में भी सुभाषितों के संग्रह ग्रंथ थे, सुभाषित रत्नम भंडागार, सुभाषितावली, लेकिन मेरा ये संकलन इस तरह का है कि ये मेरे स्वयं के स्वाध्याय पर आधारित है। मैं प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता गया, जो सुभाषित लगे मुझे बहुत ही रुचिकर, बहुत सटीक, तो मैंने उनका संग्रह कर दिया और संग्रह करके उनका हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद किया और संदर्भ भी साथ में दिया। प्राचीन जो सुभाषित संकलन है उनमें संदर्भ नहीं है, और इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। अब तक 5 संस्करण इसके निकल चुके। उसका प्रकाशन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने किया था। सन 2009 में मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उस पुरस्कार मिलने के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई। तो बातचीत चल रही थी, तो मेरे मुख से एक वाक्य निकल गया। मैंने कहा कि आई एम ए लिंग्विस्ट बाय ट्रेनिंग एंड ए पोएट बाय इंस्टिंक्ट। तो जो इंटरव्यू प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस में हुआ, फुल पेज इंटरव्यू था, तो उसका शीर्षक वही था, द रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड इज ए लिंग्विस्ट बाय ट्रेनिंग एंड ए पोएट बाय इंस्टिंक्ट। तो ट्रेनिंग मेरी एक लिंग्विस्ट के रूप में हुई है। मेरा एक ग्रंथ है जो कि विश्व में बहुत अधिक प्रचारित हुआ, द रामायण ए लिंग्विस्टिक स्टडी, रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। मेरी पहचान बन गया वो पश्चिम के देशों में। वहाँ सत्यव्रत शास्त्री का नाम लिया जाए तो कहते अच्छा वही जो जिन्होंने रामायण ए लिंग्विस्टिक स्टडी ये ग्रंथ लिखा है। तो मेरे काव्य, महाकाव्य और जो अन्य ग्रंथ हैं, तो उनसे मुझे पहचाना नहीं जाता, केवल इस ग्रंथ से पहचाना जाता है, द रामायण ए लिंग्विस्टिक स्टडी। 8 वर्ष प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से परिश्रम करके मैंने उस ग्रंथ की रचना की थी। फिर बाद में भारत में मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से भी बहुत बड़ा सम्मान मिला। नेशनल लेक्चरर के रूप में मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई। Even at the age of 90, Professor Shastri does all his typing at the computer speed, a speed to be seen, to be believed. He is very strict in his work schedule, but very soft at heart, fitting the description of the superhumans Lokottaras, who are described by the great Sanskrit playwright Bhavbhuti
as harder than a diamond and softer than even a flower. जो संकल्प किया उस पर दृढ़ रहना चाहिए कोई हर परिस्थिति में भी, और निरंतर श्रम। न ऋते श्रांत से सख्याय देवा, देवता उससे मित्रता नहीं करते जो श्रम नहीं करता। न ऋते श्रांतस्य, ऋते का अर्थ बिना, श्रांतस्य बिना देवा न सख्याय, सखी भाव देवता उससे नहीं करते, उससे मित्रता नहीं करते। तो परिश्रम करना ही करना है, जीवन का एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और फिर चलते चाहिए अपने इस पर, बाकी सब प्रभु के अधीन है। मैंने कभी इस दृष्टि से काम नहीं किया कि मुझे इससे मुझे ये फल मिलेगा, मुझे ये फल नहीं मिलेगा। मिल गया वो बात अलग है, श्रम का फल मिलता है ये, क्योंकि भगवान ध्यान रखते हैं उसका हमें नहीं ध्यान रखना है, भगवान ही ध्यान रखते हैं। फल मिलेगा, लेकिन फल मिले इसलिए काम करें। मैं ग्रंथ इसलिए नहीं लिखता कि मुझे इससे कोई धन का उपार्जन करना है या मुझे उससे कोई यश भी मिलेगा। मैंने लिखा उससे यश मिल जाए, मेरी झोली खुली है, वो यश मैं अपना लेता, मुझे अच्छा लगता है। Vajradapī kathorāni mridūni kusumadapī, who can fathom their hearts, says he. Lokottaranam chetamsi kon vijñātumarhati. Oscar Boto has beautifully summed up his life. His experience as a philologist, his sensibility as a poet and a man of letters are exceptional. So exceptional that whenever one is asked to express an appreciation of any of his works, one feels a strange embarrassment due to the knowledge that nothing can be added to any judgment passed by him. Nothing must be changed to improve it, and nothing has to be taken away. That is Professor Satyavrat Shastri for you. Namaste. Ah